क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सबसे पहले देखो, मैं मान लेता हूं कि जी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहां पर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर यहां पर है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जो है, इन दोनों के परपेंडिकुलर उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इन दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। इन दोनों को क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर मैं करूं, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। अब जो ये सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर निकाल देना और उसको नाम दे देना ई वेक्टर का। फिर आपने ई कैप निकाल देना, ई वेक्टर, ई कैप ई वेक्टर अपॉन ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कई बच्चे डायरेक्ट ही लिखते हैं कि वो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो भी निकालोगे आप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये तो मतलब ये डायरेक्ट है। पर लिखने का ये प्रॉपर पैटर्न है, ऐसे लिखोगे ना, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा ऐसे। हाँ जी ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 विद आई कैप, विद आई कैप। तो फिलहाल के लिए मुझे तो ए, इन्होंने फाइनली हमसे पूछ रखा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर निकालना है। इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 विद आई कैप, पाई बाय 4 विद जे कैप एंड acute एंगल थीटा विद के कैप, फाइंड थीटा एंड हेंस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो पहले तो कंपोनेंट लेट कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर के कंपोनेंट कर लिया, a1 i हो गया था, a2 j a3 k, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और इन्होंने क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है आज। सबको सबको क्लियर नजर नहीं आ रहा? चल रही है तो सर ठीक है, क्लियर है बीच सर? में जा रही है, आ रही है क्लियर है सर। ए वेक्टर का, हाँ जी सर ये तो बिना डॉट या क्रॉस के भी हो सकता है ना? फिलहाल तो जो सा टॉपिक चल रहे हैं उसके बेसिस पे करेंगे सर, क्योंकि वो अगर cos किसी अल्फा cos बीटा वाला वो डायरेक्शन को साइन बन जाएगा ना, और हमें पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 है, तो उससे थीटा आ जाएगा। एकदम एकदम सही है। और ए वेक्टर डॉट के कैप इज इक्वल टू, देखो इन्होंने क्या दे रखा है, ए वेक्टर का आई कैप के साथ क्या दे रखा है, देखो इनमें ए वेक्टर भी निकालना है, ये ध्यान देना पूरी बात, ए वेक्टर भी निकालना है
और जो ए वेक्टर का के कैप के साथ एक्यूट एंगल बन रहा था थीटा, वो भी निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? तभी आंसर देना शुरू करो। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हैं और एक ए वेक्टर का के यूनिट वेक्टर का क्या एंगल बन रहा था वो निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। आई कैप और जे कैप के साथ तो हमारे को दे ही रखा था, ठीक है। तो अगर मैं वैसे डॉट प्रोडक्ट करूं इसका, तो वैसे क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड, ये कितना तो a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के डॉट आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 और कोस पाई बाय 3 कितना होता है 1/2। तो इसकी a1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ना, बाकी सारे तो जीरो हो जाएंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ऐसे यहाँ पे भी a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के कैप डॉट जे कैप, किसका, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलोगे आप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ ये कितना दे रखा था π/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a2 जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते डॉट प्रोडक्ट में, और cos π/4 कितना होता है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू होगी, यहाँ पे भी क्या करोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा दे रखा था यहाँ पे, ये वन और ये कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के डॉट के कैप, ये a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कोस थीटा, a3 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वन है, ये वन है, ये तो इसकी वैल्यू है भाई, ए वेक्टर को मैंने लिखा है a1 i प्लस आई कैप का आई कैप, ये तो 1 हो गया था, ये भी 1, और ये cos π/3 1/2। तो a3 की वैल्यू आ गई cos थीटा, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब तुम्हें पता है वी नो, ये आपको गिवन क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये तो आपको गिवन है ना, क्योंकि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर था। तो यहाँ पे क्या आएगा a1 का स्केयर प्लस a2 का स्केयर प्लस a3 के स्केयर का रूट 1 के बराबर। a1 a2 की वैल्यू आपको पता है, तो यहां से हमारे पास कितना आएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस ये a3 की वैल्यू कितनी होती है, a3 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, a3 का स्केयर का रूट इज इक्वल टू 1, स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस a3 का स्केयर 1, उसको उधर भेज दो, a3 का स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, 4 माइनस 1 माइनस 2, ये आ जाएगा 1। a3 का स्केयर 1/4, तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब a1 भी आ गया, a2 भी आ गया, a3 भी आ गया। अच्छा, यहाँ से a3 किसके बराबर था, हाँ जी सर आपने वो प्लस 1/2 और माइनस 1/2 दोनों को नहीं लिया, एक्यूट एंगल था ना, एक्यूट एंगल। अच्छा ठीक है, cos थीटा पॉजिटिव होगा सर, इसलिए ना ये कह रहा है सर, हाँ जी a3 की वैल्यू कह रहा है देखो यहाँ पे स्केयर का रूट भेजते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं ना हम, प्लस माइनस 1/2 आना चाहिए, बट हम माइनस 1/2 क्यों नहीं ले रहे, a3 किसके बराबर है कोस थीटा, थीटा एक्यूट एंगल था,
थीटा क्या था मेरा, एक्यूट का मतलब जीरो से कोस थीटा की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, डेट मींस नेगेटिव तो आएगी नहीं। अब कोस थीटा के लिए पॉजिटिव कब आएगी, जब A3 पॉजिटिव लोगे, जब A3 आप पॉजिटिव लोगे। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और थीटा एक्यूट एंगल तुम्हारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और देयरफॉर ए वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से, A1I था, A1I A2J प्लस A3K। सर एक बार दोबारा बता दो, रिपीट कर दो सारे। रिपीट कर दूं? यस देखो क्वेश्चन के अंदर क्या था, मैं आपको पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देता हूं आपको क्या था। हमारे पास हमें एक ए वेक्टर दे रखा था जो कि यूनिट वेक्टर था। उस ए वेक्टर का आई कैप के साथ एंगल दे रखा था π/3। ए वेक्टर का जे कैप के साथ एंगल दे रखा था π/4। ठीक हो गया। और ए वेक्टर का के कैप के साथ एक एक्यूट एंगल बन रहा था, लेट कर लिया थीटा। अब हमारे को ए वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हैं। ए वेक्टर के कंपोनेंट का मतलब A1 A2 A3, जो मैंने कंपोनेंट माने A1 A2 A3 ये निकालने हैं। और क्या निकालना है, वो थीटा निकालना है जो ए वेक्टर का के कैप के साथ बन रहा था। उन्हें एक्यूट एंगल बोला था ना, एक्यूट एंगल तो मैंने थीटा लेट कर लिया, बट इस थीटा की वैल्यू भी निकालनी थी। तो ये तो था क्वेश्चन। तो ए वेक्टर का आई कैप के साथ एंगल दे रखा था, मैंने तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ए वेक्टर डॉट आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करके ए वेक्टर का जो ये मैंने लेट करा कंपोनेंट A1I प्लस A2J प्लस A3 की, इस ए वेक्टर की वैल्यू पुट करी, आई कैप का आई कैप। ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर था इसका, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। आई कैप तो यूनिट वेक्टर होता ही है, इसलिए मैग्नीट्यूड 1 हो गया। और cos 60 1/2 होता है, तो ये मेरा A1 की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है। अब ऐसी ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, जे कैप का जे कैप, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट खोला, ये आ गया। ठीक है। ये वन और ये cos π/4 1/√2 होता है। और जे कैप का इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके A2 की वैल्यू निकली। सिमिलरली आपकी यहां से मैंने ए वेक्टर डॉट के कैप का डॉट प्रोडक्ट खोला, ये आ गया। और ए वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में खोला, इनका डॉट प्रोडक्ट करके A3 की वैल्यू आ गई। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था 1, तो मैग्नीट्यूड 1 था, तो हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, ए वेक्टर का आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट 1। A1 A2 की वैल्यू हम निकाल चुके थे, वो यहाँ पे पुट करके हमारी A3 की वैल्यू आ गई 1/2। माइनस 1/2 क्यों नहीं ली, क्योंकि A3 की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो हमारी कोस थीटा भी एक्यूट एंगल से ज्यादा देना पड़ेगा हमारे को एंगल। थीटा हमारा एक्यूट एंगल था ना, तो -1/2 नहीं ले सकते। A3 की वैल्यू -1/2 नहीं ले सकते, हमें +1/2 लेनी पड़ी। A3 की वैल्यू 1/2 आ गई। A3 किसके बराबर था, कोस थीटा। A3 की जगह पे कोस थीटा लिख दिया। अब कोस थीटा की वैल्यू 1/2 किस पे होती है 60। एक्यूट एंगल मेरे को मिल गया। और ए वेक्टर के कंपोनेंट भी निकालने थे। ए वेक्टर क्या था हमारा, ये यहाँ पर A1 A2 A3 की वैल्यू। ठीक है सर, ठीक है, अगर सर कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है अब भी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन,
सर आपने अच्छा, सर इसमें मुझे कुछ आपको प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी तभी कुछ क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, बट मैं पहले वो वाले क्वेश्चन बता दूं जो बिना प्रॉपर्टी के सोल्व हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे हो गया? सर फिफ्थ में थोड़ा लंबा लग रहा था कि पहले डिटर्मिनेंट खोला और फिर वो 0 के बराबर कर दिया। और कोई तरीका है सर? भाई आवाज आ रही करना है? पड़ेगा ये, करना पड़ेगा बेटा ये। डिटर्मिनेंट खोल के ही ना? फिफ्थ क्वेश्चन में वही ए क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है? जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के कैप ना। तो आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से इक्वल, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट के इक्वल, और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट के इक्वल कर देंगे। सर और फोर्थ नहीं हुआ था। कौन सा फोर्थ? तो फोर्थ बताता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस नहीं करी ना। एट्थ क्वेश्चन हो गया था, एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, सॉरी नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल का कल मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं बताया था आपको। तो अगर आपके पास ए बी सी, आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो आप अगर बी पॉइंट को फोकस करते हो तो बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर निकालकर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ से मल्टीप्लाई। अगर आप चाहते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। तो बी पॉइंट को फोकस करके तो बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करके हाफ। अगर ए पॉइंट को फोकस करते हो तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालकर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करके फिर मल्टीप्लाई बाय हाफ। और सी पॉइंट करके भी कर सकते हो, सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू हाफ। तो ये निकल जाना चाहिए आपका नाइन्थ क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड डिटरमाइन द वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट। 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन कैसे होगा बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल भी एक तरीके का क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो सर या पैरेललोग्राम फिर निकालने की जरूरत क्या है? तो एरिया निकालना है, एरिया सर निकालने में। हाँ, सर कनेक्शन चला गया था, 12th दोबारा बता दो। मैं ये कह रहा हूँ जो देखो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं ना, प्लस एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो इसका मतलब है जो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का तरीका है वो आप रेक्टेंगल में भी लगा सकते हो। तो रेक्टेंगल में क्या कहते थे, वो पैरेललोग्राम में क्या कहते थे? एडजेसेंट साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आएंगे उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ना। तो वो रेक्टेंगल के एरिया में भी सेम टू सेम होगा। तो आपने ए बी वेक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर आ जाएगा। ऐसी ए सी वेक्टर निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर आ गया, ए सी वेक्टर आ गया, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। मतलब वही चीज है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो आपने वही हाँ फॉर्मूला हाँ, एक्सटेंड कर दिया। तो हाँ, तो हमने उसको पैरेललोग्राम वाले ही मेथड से कर दिया ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालने के बाद। ठीक है, चलो थोड़ी सी पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं इसकी। अब
आज क्या करना है आपने, जो एनसीईआरटी है उसमें ना क्या दे रखा है आपको, इसके बाद एक तुम्हारा और टॉपिक होता है स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, वो तुम्हारा सिलेबस से कट गया है। तो जो सा टॉपिक ये कट चुका है इसको छोड़ के बाकी आपने मिसलेनियस करनी है। एनसीईआरटी की सारे बच्चों ने मिसलेनियस करनी है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के जो हमारे टॉपिक में नहीं है, स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट को छोड़ के। तो आपका काम क्या है, आज ये वाला जितना मैं करवा दूंगा वो प्लस मिसलेनियस। तो कल मिसलेनियस का करके इसको ओवर कर देंगे, ठीक है। सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अलग से टॉपिक है, उसके क्वेश्चन है? टॉपिक है, दे तो नहीं रखा मेरी बुक में। हाँ कईयों में नहीं दे रखा बट होता है। देखो कल मैंने आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खोलना सिखाया था। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ये हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे खोलते हैं। इसमें कभी कभार एंगल निकालने को भी आ जाता है। क्या आ जाता है, एंगल निकालने को। तो थीटा यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं दोनों साइड क्या ले लो, मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। साइन थीटा में अगर थीटा पता चल जाए तो ये भी कांस्टेंट है। तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमारा अगर यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है साइन थीटा की वैल्यू। एक तो रिजल्ट ये, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाँ मतलब अगर तुम्हारे को क्रॉस प्रोडक्ट में ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऊपर, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे, सब पता चल जाएगा। अभी समझो क्या रोल है, सब बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, कल मैंने आपको बताया था कि मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, इन दोनों वेक्टर के इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। सॉरी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो कि ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, ये जो एन कैप होता है, एन कैप क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर होते हैं, तो एन कैप भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, कह सकते हैं ऐसा। एन कैप क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की परपेंडिकुलर, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर जाता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसी की डायरेक्शन में एन कैप जा रहा होगा। समझ में आ गई एन कैप का मीनिंग। तो कभी कभार क्या होता है, एन कैप अगर मैं तुम्हारे को कह दूं डायरेक्ट निकालने को तो क्या होगा, आपका आंसर ए वेक्टर, अब किसकी डायरेक्शन में निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। तो ये हमारा हो गया एक और पॉइंट। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, अगर एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर अगर आता है तो वो क्या इंप्लाई करता है, क्या क्या हो सकता है। ये इंप्लाई करता है आइदर ए वेक्टर अगर जीरो वेक्टर आ जाए तो भी ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर आए,
या फिर बी वेक्टर 0 आए, या फिर थीटा, ये साइन थीटा की वैल्यू 0 है, साइन थीटा की वैल्यू 0 किस पे आती है, तो थीटा मेरा n पाई होता है, फिलहाल के लिए 0 कह सकते हैं अगर एक्यूट एंगल लेना है तो मेरे को। सर मतलब पैरेलल हो जाए तो 0 हो जाता है। एकदम एकदम। तो अगर आप देखो कोई भी दो ऐसे वेक्टर लो जो कि पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर कैसे होते हैं, एक वेक्टर में कुछ कॉमन लोगे तो दूसरा आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं दो पैरेलल वेक्टर कैसे लूंगा, 2i + 4j + 6k, और एक इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6i 4j + 18k। ठीक है, अब मेरे को उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो 2 4 6, इसमें 3 कॉमन ले लो डिटरमिनेंट के बाद, 2 4 6। तो देखो दो रोज सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैंने आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बता रखी है। यस डिटरमिनेंट में कोई भी दो रोज और कॉलम सेम हो जाता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, तो यहाँ दो रोज सेम है तो उनका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। दैट मींस इन दोनों का कोई भी दो पैरेलल वेक्टर हो या कोलिनियर वेक्टर हो तो हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। सर एक सेकंड, अब वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 खोलना। मुझे यकीन नहीं है ना, नहीं वाला दर्पण में क्या कह रहा है, कहां जाएंगे वो जो अभी। सर म्यूट कर दिया, क्या कह रहे हो तुम, म्यूट कर दिया। क्या कह रहे हो तुम? सर मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज का 1 नंबर 5th क्वेश्चन खोलना। हाँ जी बोलो। सर अब इसमें अगर 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल होंगे, तो जो 2/1 है वो 6/λ और 27/μ के बराबर होगा। लैम्डा किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, और म्यू 27 के बराबर नहीं, पैरेलल है ना। आगे आगे का कोफिशिएंट नहीं पता ना भाई, कितना कॉमन लेके आ रहा है। 1 कॉमन नहीं, मैं कह रहा हूँ 2/1 6/λ के बराबर होगा। 2/1 = 6/λ, हाँ ये हो सकता है। तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं अगर हाँ 0 पैरेलल होने पे होता है। हाँ बोल सकते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट नहीं खोलना पड़ेगा। हाँ कह सकते हैं। ठीक। हाँ जी आ गया समझ में आपको? तो कहने का मतलब अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वो ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मैं कहूँ जी इसमें क्या रिजल्ट निकलता है, या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा या बी वेक्टर 0 वेक्टर होगा या थीटा। अगर मैं कहता हूँ कि कोई दो वेक्टर ना कोलिनियर है ना पैरेलल है तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर मैं कहता हूँ दो नॉन जीरो वेक्टर है बट उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। समझ में आई ना बात? दो कोई भी सेम वेक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0। सर क्योंकि एक वेक्टर तो अपने साथ 0 एंगल ही बनाएगा तो होना ही चाहिए। इसमें ये चीज देखो, और अगर दो सेम वेक्टर का अगर मान लो मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, वो डॉट प्रोडक्ट की आती है
जीरो वेक्टर। अभी तो बताया दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कुछ भी लेते हो तो 2 3 4 का डिटर्मिनेंट ही तो करोगे आप। तो दो रो सेम होगी, डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। तो हमेशा ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी और सी क्रॉस सी, ये सारे क्या होंगे, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर। ठीक है। अगर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर होते हैं तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, और ए क्रॉस बी वेक्टर तो होते ही परपेंडिकुलर है आपस में, वो तो इसके भी परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर होते ही है, ये परपेंडिकुलर गिवन है। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। मैं ये कह रहा हूं अगर ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर गिवन है तो ए क्रॉस बी तो हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होते ही है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर गिवन है। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। तो फिजिक्स वाले बंदों को समझ में आएगा, ये राइट हैंडेड वो सिस्टम होता था ना एक हमारा, राइट हैंड थंब रूल वाला जो लगता है, नहीं हाँ राइट हैंड थंब रूल वाला, वैसा कुछ तो है। वो बन गया ये वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल था, मतलब वैसा कुछ है। एकदम एकदम। इसके बाद